दोस्तों नमस्कार। आप सभी सदस्यों का स्वागत है बी ऑफिसर मेक ऑफिसर्स परिवार में। मैं हूं आपका संभव भैया। आज हमने आप लोगों की फरमाइश पूरी करी है साहब। गवर्नर जनरल का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा लिया, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको धुआंधार तरीके से याद करवा दें, ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छा फ़ायदा हो सके। ठीक साहब। तो अपन सभी लोग जानते ही हैं कि जो श्री गणेश होता है वो होता है रॉबर्ट क्लाइव की दुनिया से। तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम लेकर, वैसे नाम तो नहीं लेना चाहिए, इतना अच्छा आदमी था नहीं, लेकिन क्या करें, इतिहास पढ़ना है तो रॉबर्ट क्लाइव का नाम लेना ही पड़ेगा। तो रॉबर्ट क्लाइव से शुरू करते हैं अपन लोग। यहीं से कहानी शुरू होती है गवर्नर की। टाइम पीरियड याद करने की ज़रूरत है नहीं है, कभी टाइम पीरियड आता नहीं है, लेकिन हम लिख देंगे, आप लोगों के कलेजे में ठंडक पड़ी रहे। ठीक है। तो 1757 से प्लासी का युद्ध होता है। तो 1757 से लेकर 1760 तक ये चलता है, और बीच में इसकी नानी मर जाती है, तो ये इंडिया से बाहर चला जाता है। फिर ये नानी जब मरने के बाद जब इंडिया से बाहर चला गया, तो काफ़ी टाइम बाद जब नानी का गम इसका छूट गया, तो ये दोबारा से 1765 में लौट आया, और ये तब तक 67 तक रहा था। इस तरीके से ये 2 कार्यकाल में रहा ये गवर्नर, और पहला ही इस तरीके से पहला ही गवर्नर है जो दो कार्यकाल में रहा है। तो ये तो क्लियर ही है आपको, इतनी सारी कहानी तो आपको पता ही होगी। अब अपन कहानी ये समझते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में कौन से झंडे उखाड़े गए। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी टाइम पे 1757 का प्लासी युद्ध हुआ। ये तो आपको पता ही होगा, है ना। 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था। एक तरफ थे सिराजुद्दौला साहब, एक तरफ सिराजुद्दौला थे, और एक तरफ थे भाई अंग्रेज साहब। लेकिन क्या करें, विश्वासघात का वो दौर था। ये विश्वासघात की वजह से हारे गए थे। इन्हीं के जो खास लोग थे वो इनको धोखा दे बैठे, सिराजुद्दौला को। विश्वासघात का युद्ध भी कहते हैं 1757 के प्लासी युद्ध को। विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला हार गया था। ठीक है। ये तो बात आपको कहानी पता ही होगी। हम तो सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि हमारा तो धर्म ही है बताना, बाकी आपको पता तो पूरा है ही सब कुछ। तो ये 1757 का प्लासी युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ है? क्लाइव के कार्यकाल में। सिराजुद्दौला अंग्रेजों के बीच में। अंग्रेज जीत गए इसमें, और सिराजुद्दौला हारा। ये धोखे, प्यार के धोखे, किसी से कोई प्यार ना करे, है ना। ये शुरू से ही चला आ रहा भैया धोखेबाजी। तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये हार गया सिराजुद्दौला, तो अब बंगाल में अंग्रेजों का राज हो गया। ठीक है। ये बंगाल के, सबसे पहले ये बंगाल के गवर्नर थे ना, यहाँ से हम बंगाल के गवर्नर समझ रहे हैं। अभी हिंदुस्तान पर तो राज उनका हुआ नहीं, वो बाद में आएगा थोड़ा सा। बंगाल के गवर्नर रहेंगे पहले, जब हिंदुस्तान के बनेंगे तो आपको समझाएंगे। ठीक है। तो ये बंगाल के गवर्नर चल रहे हैं। क्लियर है साहब, ये आपने समझ लिया। ओके। उसके बाद जब ये अंग्रेज जीत गए और बंगाल में ये सिराजुद्दौला हार गए, तो बंगाल के जितने भी क्षेत्र थे उनको अलग अलग तरीके से इन्होंने दीवानी दी। तो उप दीवान बनाए गए अलग अलग। ठीक है। तो बंगाल के लिए उप दीवान बनाया गया। उप दीवान मतलब एक तरीके से जैसे क्षेत्र डिवाइड कर दिया, और वहाँ पे कह दिया कि आप अपना राज करो। ठीक है। और अपना रेवेन्यू कमाओ, इस तरीके से था। तो बंगाल के लिए जो उप दीवान बना दिया, वो बना दिया मोहम्मद रजा खान। कौन बना दिया? मोहम्मद रजा खान। और बंगाल बहुत बड़ा इलाका था। बंगाल में तब बिहार भी शामिल था। अब तो अलग अलग हुआ है ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तब पहले एक ही था। बिहार के लिए जो उप दीवान बनाए गए थे वो थे राजा शिताब राय। राजा शिताब राय। क्लियर। बंगाल के लिए जो बनाए गए वो बनाए गए मोहम्मद रजा खान, और बिहार के लिए कौन बनाए गए? राजा शिताब राय। ऐसे उड़ीसा के लिए भी बनाए गए थे। बंगाल बहुत बड़ा स्टेट था एक तरीके से, उसमें बहुत सारे इलाके आते थे। तो अलग अलग उसको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वसूली कर लें। 3 लोग काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे। तो उड़ीसा के लिए राय दुर्लभ। ठीक है। ऐसे उप दीवान बनाए गए थे। बंगाल के लिए बनाए गए, वो बनाए गए मोहम्मद रजा खान। उप दीवान बनाए गए बिहार के लिए, वो बनाए गए राजा शिताब राय। उड़ीसा के लिए बनाए गए राय दुर्लभ। ठीक है। यहाँ पर अब आपको ये बात समझनी है दोस्तों कि अब आपके पास समय कम है, तो थोड़ी सी स्पीड में मैं आपको कोशिश करूँगा ना। ऐसा ना हो कि कराते ही रह जाओ, पेपर आ जाओ, उससे क्या मतलब है। जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। बाकी आप एक दो बार इसको देख लोगे। अच्छा, कई लोग इसको लिखें या ना लिखें, मैं इसकी PDF भेजूँगा टेलीग्राम पे। बाकी जिसका नोट्स बनाने की इच्छा है, नोट्स बनाए अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको नई नोट्स बनाने की इच्छा है वो टेंशन ना ले, इसकी PDF भेज देंगे हम पूरा टेलीग्राम पे, ताकि आप लोग अपना प्रिंट निकालवा, जैसे भी आपकी इच्छा है आप पढ़ सको कुल मिलाकर। ठीक है। ये उप दीवान बनाए गए तीनों। उसके बाद क्या हुआ, इसी क्या नाम है, रॉबर्ट क्लाइव को, ये रॉबर्ट क्लाइव की तो बात चल रही है, पूरा रॉबर्ट क्लाइव का कथा चल रही है। तो रॉबर्ट क्लाइव को ही बंगाल में द्वैध शासक का जनक भी कहा जाता है। बंगाल में
द्वैध शासक का जनक किसे कहते हैं? रॉबर्ट क्लाइव को। द्वैध शासक का जनक किसे कहा जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, दोहरा तरीके से शासन लगाया गया था कि प्रशासन अलग तरीके से लेंगे और सेना का काम अलग करेंगे। मतलब ये पूरा वो आपने हिस्ट्री में समझा होगा। यहाँ हम आपको हिस्ट्री पूरी नहीं करा रहे हैं, बस मेन पॉइंट्स बता रहे हैं ताकि आपको चीज़ें रिवाइज भी हो जाएं और आप समझ पाएँ चीज़ों को। ठीक है, फिर देखो अगली एक और घटना इसके कार्यकाल में हुई थी, वो थी श्वेत विद्रोह। तो श्वेत विद्रोह किसके कार्यकाल में हुआ है दोस्तों? वो भी हुआ है अपने रॉबर्ट क्लाइव भैया के में। ठीक है, भैया तो नहीं है, जो दुश्मन सही है ना, इतना बुरा आदमी हमारे अगर देशों में राज कर गया बताओ। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव को ही बंगाल में द्वैध शासक का जनक कहते हैं और श्वेत विद्रोह इसी के कार्यकाल में हुआ था। क्या था श्वेत विद्रोह? तो पहले तो ये 1766 में हुआ, इतना पता है। ये ऐसे था, श्वेत माने होता है गोरा, सफ़ेद। गोरे कौन थे? अंग्रेज। तो यानी अंग्रेजों ने किया होगा इसी, तभी तो इसका नाम श्वेत विद्रोह है। गोरे गोरे लोग कर रहे हैं, श्वेत मतलब अंग्रेज कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या था, जो अंग्रेज़ों की सेना थी वो हिंदुस्तान में लगी हुई थी ताकि धाए धाए मचा सकें। तो अंग्रेज़ों की सेना को एक भत्ता मिलता था, मतलब अलाउंस मिलते थे, तो उन अलाउंसों में कुछ कमी कर दी। अलाउंस में यानी भत्तों में कमी कर दी, तो उनकी सैलरी कम हो गई। सेना वालों की सैलरी कम हो गई तो उन्होंने, अंग्रेजी सेना ने विद्रोह कर दिया कि हमारी सैलरी क्यों कम की जा रही है। उसको कहते हैं श्वेत विद्रोह। ठीक है, क्लियर है ना? तो अंग्रेजी सेना के भत्तों में कमी के कारण हुआ था। ठीक है, भत्ता समझते हो, अलाउंस कहते हैं कि भत्तों में कमी के कारण ये श्वेत विद्रोह हुआ था। और किसने किया था? अंग्रेजी सेना। भाई अंग्रेजी सेना में ही कि भत्ते की कमी हो रही है तो अंग्रेजी सेना करेगी ना। हिंदुस्तान वाली सेना तो नाच रही थी, आहा जी बढ़िया रहा, जी बढ़िया रहा साहब, इनके पैसे कम हुए, अब मज़ा आएगा। तो किसी के दुख से कोई तो खुश होता है ना, कि नहीं होता? ठीक है, ऐसे ही साहब हिंदुस्तान वाले खुश हो रहे थे, अंग्रेज रो रहे थे। तो उसके बाद फिर ये इस तरीके से ये श्वेत विद्रोह आपने समझ लिया रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में ही हुआ था। ठीक, क्लियर है साहब? अब अपन आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ समझनी है अपने को कि आपने बक्सर का युद्ध सुना होगा। बक्सर का जो युद्ध हुआ था, लेकिन देखो बक्सर का युद्ध हुआ है 1764 में। आपने बक्सर का युद्ध सुना ना, बक्सर वॉर। बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 में हुआ है, जबकि 1764 में रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर नहीं था। तो ये पूछ लेते हैं बक्सर का युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव के में नहीं हुआ, क्योंकि ये 1757 के बाद 1760 में बाहर निकल गया, नानी मर गई इसकी। 65 से 67 तक रहा है। 1764 में दूसरे गवर्नर थे, उनका नाम था वेंसीटॉट। ठीक है, तो ये बक्सर का युद्ध उनके कार्यकाल में नहीं हुआ। लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की जो संधियाँ हुई हैं वो इनके कार्यकाल में हुई हैं। यहाँ हमें समझनी है वाली बात, इलाहाबाद की संधि हुई है 1765 में। ठीक है, जबकि बक्सर का युद्ध कब हुआ है? 1764 में। तो बक्सर का युद्ध भाई जी इसके कार्यकाल में नहीं हुआ, लेकिन 1765 की इलाहाबाद की संधियाँ इसके कार्यकाल में हुई हैं। तो यहाँ हमें फिर समझना होगा कि इलाहाबाद की जो संधि हुई, ठीक है, वो किसके कार्यकाल में हुई है? वो हुई है रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में। जबकि बक्सर का युद्ध किसके कार्यकाल में हुआ? वेंसीटॉट के में। वो भी आगे समझेंगे अपन लोग। तो इलाहाबाद की संधियाँ इसी के तहत हुई हैं। तो दो संधियाँ हुई थी, पहली संधि और दूसरी संधि। ये तो आपको पता ही होगा ना सारी चीज़ें। 1765 में हुई हैं इलाहाबाद की संधियाँ। पहली संधि किसके साथ हुई, दूसरी संधि किसके साथ हुई? तो पहली हुई है अवध के नवाब के साथ। ठीक है, पहली जो संधि हुई वो हुई अवध के नवाब के साथ। क्या नाम था अवध के नवाब का? शुजा-उद-दौला। ठीक है, अवध के नवाब के साथ पहली संधि हुई थी जिसका नाम था शुजा-उद-दौला। अवध में थे, सूजे हुए रहते थे ये। और दूसरी जो संधि हुई वो मुगल सम्राट के साथ हुई। ठीक है, अब इस संधि के क्या प्रावधान थे, ये सारी चीज़ें तो देखो आपने हिस्ट्री में समझी होंगी। यहाँ तो हम आपको बस इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें करा रहे हैं ताकि आपका जल्दी चीज़ें भी हो जाए और एक आपका ओवरऑल रिवीजन भी हो जाएगा इससे। क्योंकि हिस्ट्री तो आपने पहले से पढ़ रखी होगी ना, तो हम गवर्नर जनरल करा रहे हैं, पूरा हिस्ट्री नहीं करा पा रहे ना, इतना टाइम कहाँ है। ठीक है साहब, तो ये आपने समझा पहली और दूसरी, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ ये पहली और दूसरी संधि किसके कार्यकाल में हुई है? रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में। ठीक साहब, ऐसे ही इसने रॉबर्ट क्लाइव ने एक तोप और चलाई थी बढ़िया सी, मतलब एक काम और किया था रॉबर्ट क्लाइव ने ही। वो ये किया था, जो सेना थी, अंग्रेजी सेना थी, जो उनके लिए 3 सेंटर बना दिए थे अलग अलग, कि कुछ सेना यहाँ रहेगी, कुछ सेना यहाँ रहेगी, कुछ यहाँ रहेगी। तो सेना के 3 केंद्र बना दिए थे। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने।
आपको बहुत सारी चीज़ें नई पता चलेंगी, क्योंकि ये मैं बहुत मतलब मेरा हिस्ट्री एक बहुत अच्छा विषय भी है। मतलब मुझे तो सारी विषयों की अच्छी अच्छी नॉलेज है ही, लेकिन मैं इस तरीके से तैयारी करा रहा हूँ कि आर ओ में आपके में डेप्थ में चीज़ें आएँ तो आप हैंडल कर पाओ। ठीक है, तो 3 केंद्र बनाए, एक बनाया इलाहाबाद में, ठीक, एक बनाया मुंगेर में, एक बनाया इलाहाबाद में, एक बनाया मुंगेर में, और एक बनाया बांकीपुर में। ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, आरओ मेंस, एनडीए, सीडीएस पूरा सब कंपाइलेशन करने के बाद हम आपको डेटा दे रहे हैं सारा। ठीक है, हल्के में मतलब नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सेना के 3 सेंटर बना दिए। कहाँ बना दिए? एक बना दिया इलाहाबाद में, एक बना दिया मुंगेर में, और एक बना दिया बांकीपुर में। क्लियर? ये सारी चीज़ें आपने पूरी रॉबर्ट क्लाइव की समझ ली। इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव पूरा कंप्लीट हो गया। चलो, एक तो कंप्लीट हुआ। अब अपन बढ़ते हैं दूसरे पे। जो दूसरा गवर्नर है, एक देखो ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, यहाँ कंप्लीट हो गया तो नया शुरू होगा। जो नया हो रहा है उसको समझते हैं। अगला जो आता है वो आता है वेंसी टॉट। कौन आता है? वेंसी टॉट। ये भी गवर्नर ही रहे हैं ना अभी बंगाल के, और इनका जो कार्यकाल रहा वो 1760 से 64 रहा। कैसे? देखो, सिंपली समझो आप। देखो, रॉबर्ट क्लाइव का क्या था, यहाँ पे देखो, ये 1757 से 60 तक रहे थे। फिर नानी मर गई तो 5 साल के लिए चले गए थे। ये 60 से लेके 64 तक ये नहीं रहे, 65 में आए हैं ये। तो 60 से लेके 64 तक कौन रहा है? वेंसी टॉट रहे हैं ये। ठीक है, लोग इन्हें जानते नहीं हैं। ठीक है, हम आपको इनकी पहचान करवाते हैं। आइए मिलाते हैं आपको वेंसी टॉट से। वेंसी टॉट के में बस एक ही काम हुआ बढ़िया, 1764 में वही बक्सर का युद्ध। ठीक है, मैंने आपको जो बताने की कोशिश करी थी, तो बक्सर का जो युद्ध हुआ वो किसके कार्यकाल में हुआ? 1764 में। वो कार्यकाल में हुआ आपके ये वेंसी टॉट के में। बक्सर का युद्ध किन किन के बीच में हुआ है ये तो आपको पता ही होगा, 1764 में हुआ है। वही एक तरफ अंग्रेज और एक तरफ कौन था? एक तरफ थे आपके मुग़ल बादशाह। मुग़ल थे शाह आलम द्वितीय, एक थे शाह आलम द्वितीय। ठीक है, एक तरफ कौन थे? अवध के नवाब शुजाउद्दौला। अवध के नवाब सूजे हुए थे तो शुजाउद्दौला। ठीक है, और एक तरफ कौन था? बताओ, तीसरा भी तो बताओ। ये देखो, पहले ना ये मुग़ल सम्राट लिखना भूल गया मैं यहाँ पे। ठीक है, तो तीसरे कौन थे? वो थे मीर कासिम। ये तो आपको जानकारी होगी ना। मीर कासिम कौन था? ये बंगाल का पूर्व नवाब था। बंगाल का मतलब एक नवाब रहा था, जिससे बंगाल का पूर्व नवाब कौन था? मीर कासिम, जिससे अंग्रेज़ों की पहले तो पटती थी, बाद में भसड़ मच गई अंग्रेज़ों और इनमें। तो मीर कासिम ने इन दोनों मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर इन तीनों लोगों ने अंग्रेज़ों को हराने की कोशिश करी, लेकिन अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ हैं, धुआं मचा दिया। ठीक है, और अंग्रेज़ जीत गए थे इसमें। अंग्रेज़ जीते, ये तीनों के तीनों हार गए। इसी के बाद फिर ये इलाहाबाद की संधियाँ हुई जो मैंने यहाँ कराई हैं। देखो, इलाहाबाद की संधि ये कहाँ गई? ये गई। इलाहाबाद की जो संधियाँ हुई हैं वो इसी युद्ध के बाद हुई हैं। पहली संधि अवध के नवाब यही शुजाउद्दौला के साथ, दूसरी फिर मुग़ल सम्राट के साथ। ठीक है, ये बक्सर के युद्ध के बाद हुई हैं। लिख दूँ ब्रैकेट में, बक्सर युद्ध के बाद। क्लियर? ये आपने वेंसी टॉट भी समझ लिया पूरा। आगे बढ़ते हैं अपन लोग अगली, मतलब इसमें बस इतना ही समझना था मैं, तो ये भी काम खत्म पूरा। अगले वाले गवर्नर देखते हैं। तो अगले गवर्नर हैं वो हैं कर्टियर। कौन है? कर्टियर। कर्टियर नाम है। ठीक है, कर्टियर। और ये देखो कब रहे हैं? 1769 से 72। ये रहे हैं 1769 से 1772 तक। देखो, ईयर्स याद नहीं करनी है। ईयर्स देख के टेंशन में मत आ जाना। सीक्वेंस याद होना चाहिए और घटनाएं याद होनी चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस याद रहे आप लोगों को, पहले कौन था बाद में कौन था, इतने से ही आपका काम हो जाएगा। आपको ईयर याद करनी ही नहीं है। ठीक है, ईयर बस मैंने लिख दिए ताकि आपके कलेजे में ठंडक पड़ी रहे। सीक्वेंस याद रखना है, बाकी अभी रिवीजन करेंगे तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। कर्टियर आया साहब, इसके कार्यकाल में सिर्फ एक ही महत्वपूर्ण घटना है कि बंगाल में अकाल पड़ गया। बंगाल में अकाल पड़ गया। ये अकाल पड़ा था 1770 में। अब मैं बार बार कह रहा हूँ, ईयर याद नहीं रखनी। जिनकी ईयर इंपॉर्टेंट होगी मैं खुद उस पर आपको बता दूंगा, लेकिन मैं ईयर साथ में लिख देता हूँ ताकि आप रिकनेक्ट कर पाओ अपने आप को कि ये चीज़ें कब हुई थी। ठीक है, जिसकी ईयर इंपॉर्टेंट है मैं बताऊँगा। जैसे ये बक्सर के युद्ध की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर ये
ये 1765 इलाहाबाद की संधियों की इम्पोर्टेंट है। श्वेत विद्रोह की ईयर इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ जाता है। प्लासी के युद्ध की ईयर इम्पोर्टेंट है 1757। जो इम्पोर्टेंट होंगी दोस्तों मैं क्लियर कह दूंगा, जिस पर नहीं है वो अपना आप मतलब इतना दिमाग मत लगाना, ठीक है। तो कर्टियर के कार्यकाल में क्या हुआ, बंगाल में अकाल पड़ गया, बस कटिया लेके आए थे, अकाल डाल के चले गए, ठीक है साहब। अकाल था, सब कट गए हिंदुस्तान में बेचारे। इस तरीके से कर्टियर में सिर्फ एक ही चीज़ समझनी थी कि अकाल पड़ गया। आगे देखते हैं अपन लोग। अगला है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1774 से लेके 1785 तक रहे, ठीक है। इनका आप ईयर देख सकते हो, इनका आप ईयर देख लो दोस्तों, क्योंकि ये सच में इम्पोर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स क्या था कि ये 1772 मतलब सॉरी मैं आपको क्लियर बताऊं, इनके दो कार्यकाल हैं। एक तो ये 1700, ये देखो, आप ये सोच रहे होगे कि ये जब 72 में ख़त्म हुए तो 74 में कैसे शुरू हुए। वैसे तो ये 1772 में ही ये शुरू मान लिए जाते हैं, ठीक है। 1772 से 1774 तक भी रहे, फिर 1774 से 1785 में भी रहे। ये दो अलग अलग कार्यकाल क्यों हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कुछ भी आप कन्फ्यूज़न में मत रहो। क्लियर आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ऐसा था कि अभी हमने आपको जब पहला बताया तो क्या बताया था, देखो यहाँ से, कि ये क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग, बंगाल के गवर्नर पढ़ रहे हैं। बंगाल के गवर्नर के तौर पर ये रहा 1772 से 74 तक। किसके तौर पर रहा? बंगाल के गवर्नर के तौर पर। बंगाल का गवर्नर रहा ये 1772 से 74। उसके बाद 1773 में मतलब एक रेगुलेटिंग एक्ट आया जिसमें कहा गया कि बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो 74 में ये फिर क्या बन गया, गवर्नर जनरल बन गया। इस तरीके से ये दो इसके कार्यकाल समझे जाते हैं। हमने आपको पूरी चीज़ें क्लियर करा दी कि 1772 से 74 तो ये बंगाल के गवर्नर की तरह काम करता रहा, जबकि 74 से 85 तक ये गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल की तरह कार्य करता रहा, ठीक है। क्लियर है? तो अगर पूछा जाए कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन है? तो फिर भी वॉरेन हेस्टिंग्स। यहाँ लोग फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो कैसे हमने याद रखी चीज़ें कि बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स। क्लियर हो गया ना सारी चीज़ें? ये सब आपको ऐसे कन्फ्यूजन में गलत करके आते हो कि आप सारी चीज़ें, ठीक है। आपने ये बात समझ ली। आगे अपन समझते हैं कि जो द्वैध शासन शुरू किया था, देखो द्वैध शासन मैंने शुरू करवाया था। अभी मैंने क्या मतलब, इसने करवाया था, क्लाइव ने। कहाँ गया द्वैध शासन? देखो ये लिखा है ना, रॉबर्ट क्लाइव के में लिखा है बंगाल में द्वैध शासन का जनक। तो द्वैध शासन किसने शुरू किया है? रॉबर्ट क्लाइव ने। ये लिखा है रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव ने तो द्वैध शासन शुरू किया, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन खत्म कर दिया, ठीक है। द्वैध शासन की समाप्ति किसने करी? वो करी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और शुरू किसने किया? समाप्ति, ठीक है। शुरू किसने किया द्वैध शासन? रॉबर्ट क्लाइव ने। खत्म किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है साहब। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन लोग। जो अगली चीज़ें हैं उसको समझते हैं अपन। अगला है वो है इसी के कार्यकाल में हुआ नंद कुमार पर अभियोग। एक ऐसा था, मैं आपको कहानी समझाऊंगा तो याद हो जाएगी आपको। एक नंद कुमार नाम के व्यक्ति थे। नंद कुमार, वो बंगाल में अपना व्यापार करते थे, दुकानें चलाते थे, बढ़िया से मतलब सेठ तरीके से काम करते थे। वॉरेन हेस्टिंग्स से उनकी लड़ाई हो गई नंद कुमार की। ये ब्राह्मण आदमी थे नंद कुमार। इन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इन पे ना झूठे मुकदमे लगवा दिए, नंद कुमार पे झूठा मुकदमा लगवा दिया, और नंद कुमार को वॉरेन हेस्टिंग्स ने फांसी दिलवा दी। तो ये कहानी सच है, लेकिन बहुत कड़वी है कि नंद कुमार का कोई दोष नहीं था, ये तो सिंपल था। इसी बात नंद कुमार को पता ही नहीं थी वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर है, तो आपस में थोड़ी तू मैं हो गई, तो इनको ये बात बुरी लग गई, इनने इसको फांसी पर चढ़वा दिया। तो नंद कुमार पर अभियोग और फांसी, ये कार्यकाल किसके कार्यकाल से रिलेटेड हो गया? वॉरेन हेस्टिंग्स से, ठीक है। नंद कुमार पर अभियोग और फांसी, ये सारा चीज़ कहानी किससे रिलेटेड हो गई?
ये हो गई वॉरेन हेस्टिंग्स से। ठीक है, क्लियर है ना। नंद कुमार पर अभियोग लगा और फांसी इसको दे दी गई। इसी को न्यायिक हत्या कहा जाता है भाई, एक तरीके से न्यायिक हत्या ही तो है। इस मुकदमे को न्यायिक हत्या कहा गया, मतलब एक तरीके से हत्या ही करी गई उस बेचारे की, उसकी कोई गलती तो थी नहीं, तो न्यायिक हत्या की संज्ञा भी दी गई। तो ये यूपीएससी ने उसको पूछा भी है कि न्यायिक हत्या से संबंधित मुकदमा कौन सा था, तो 4 ऑप्शन दे दिए थे खतरनाक से, तो वो नंद कुमार वाला मुकदमा था जो न्यायिक हत्या वाला था। ठीक है, ओके। इसी के कार्यकाल में, किसके कार्यकाल में, कौन पढ़ रहे हैं, कौन सा कार्यकाल समझ रहे हैं अपन लोग, अपन समझ रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग्स का। तो कलकत्ता में पहला मदरसा भी लगा। ठीक है, कलकत्ता में पहले मदरसे की स्थापना भी की, पहले मदरसे की स्थापना ये 1781 में की थी। इसकी इम्पोर्टेंट नहीं है डेट, मैं बस लिख दे रहा हूँ ताकि कई लोगों के कलेजे में ठंडक पड़ी रहे। क्लियर है। कलकत्ते में पहले मदरसे की स्थापना किसने करी है, किसके कार्यकाल में हुई, वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। ठीक साहब, ओके। अपन अब आगे बढ़ते हैं अपनी हंसते मुस्कुराते हुए। इसके टाइम पे ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की भी स्थापना हुई है। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई, वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। और ये 1784 में इसकी स्थापना हुई, और किसने की है, विलियम जोन्स ने। ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में ये हुई है। और कौन गवर्नर है इस वक्त, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक साहब, ये भी आपने समझ लिया। एक चीज़ और है कि जो वो होता है कोषागार, ट्रेजरी कहते हैं, पैसे जहाँ रखे जाएंगे, तो पहले वो ट्रेजरी मुर्शिदाबाद में थी, उसको कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता भेजा गया, मुर्शिदाबाद में थी, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। ठीक है, कलकत्ता स्थानांतरित किया, किसने किया है ये, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, कलकत्ता से वो मुर्शिदाबाद, ये है ना वॉरेन हेस्टिंग्स ने कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया था। ये भी किसने किया है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। एक चीज़ और आपको समझनी है कि इजारेदारी की प्रथा भी इसी ने प्रारंभ की थी। ठीक है, इजारेदारी प्रथा मैंने आपको समझाई थी, मैंने ब्रिटिश भू राजस्व वाली जो वीडियो डाली थी उसमें ठेकेदारी वाली व्यवस्था थी कि जो नीलामी करी जाएगी, रेवेन्यू की मतलब राजस्व जो वसूला जाएगा वो ठेकेदार करेंगे। ये पूरा आपको मैंने कथा समझाई थी अच्छे से। तो ये भी किसने किया, इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ ये भी किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ओके, क्लियर है। एक और चीज़ इसके कार्यकाल में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है देसी रियासतों के प्रति नीति। देसी रियासतें थी, जो देसी रियासतें, उनके प्रति भी इसने नीति अपनाई थी एक देसी, उसको कहते थे घेरे की नीति। तो वो भी घेरा इसने घेर लिया, देसी रियासतों के प्रति घेरे की नीति। ठीक है, रिंग ऑफ फेंस कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो वो भी किसके कार्यकाल में है, वो है कार्यकाल में वॉरेन हेस्टिंग्स के। ठीक है, ये आपने एक और चीज़ समझ लेते हैं बस, उसके बाद फिर पूरा रिवीजन करते हैं। एक इसके टाइम पे 1775 में फैजाबाद की संधि भी हुई है, फैजाबाद की संधि। और फैजाबाद की जो संधि हुई वो हुई आसफ-उद-दौला के साथ, आसफ-उद-दौला के साथ। ठीक है, आसफ-उद-दौला के साथ फैजाबाद की संधि हुई 1775 में। क्लियर है ना ये सारी चीज़ें। अब अपन पूरा रिवाइज करते हैं क्योंकि काफ़ी हो गया ना, थोड़ा धीरे धीरे करके चलेंगे भाई, नहीं तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, सारी चीज़ें दिमाग में उड़ जाएंगी, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो बंगाल के गवर्नर सबसे पहले पढ़े अपन ने रॉबर्ट क्लाइव। 1757 शुरू हुआ, 1760 में ख़त्म हुआ, 1700 और नानी मर गई, उसके बाद 1765 से 1767 यानी 2 साल के लिए दोबारा आ गया। इसी के टाइम पे 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला हारे, ये धोखे प्यार के धोखे, किसी से कोई प्यार ना करे, और अंग्रेज इसमें जीत गए। ठीक है, अंग्रेज जीते इसमें।
उसके बाद फिर ये बंगाल के 3 इसने उपदीवान बना, मतलब बंगाल को जब जीत लिया तो इसने उपदीवान बनाए। तो बंगाल का जो उपदीवान बना, ये इस तरीके से लिखना चाहिए, गलत लिख दिया है मैंने, ऐसे लिखना चाहिए, उपदीवान बनाए 3, एक बंगाल का, एक बिहार का, एक उड़ीसा का। तो बंगाल का जो बनाया वो बनाया मोहम्मद रजा खान ने, मतलब मोहम्मद रजा खान को। बिहार का बनाया राजा शिताब राय को, और उड़ीसा का बनाया राय दुर्लभ को। ठीक है। फिर द्वैत शासन इसने हिंदुस्तान में लागू किया, मतलब एक तरीके से 2 तरह से राजा में चलता था ये शासन पूरा। द्वैत शासन किसने लागू किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। फिर श्वेत विद्रोह भी 1766 में हुआ, किसके कार्यकाल में? रॉबर्ट क्लाइव के में ही। अंग्रेजी सेना ने भत्तों को लेके विद्रोह कर दिया था कि हमारे अलाउंस कम न किए जाएं, इसलिए ये श्वेत विद्रोह हुआ। फिर इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, ये बक्सर के युद्ध के बाद हुई, लेकिन बक्सर का युद्ध इसके कार्यकाल में नहीं हुआ क्योंकि वो नानी मर गई थी तो चला गया था। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। 2 संधियाँ हुई थी, पहली संधि हुई अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ, जबकि दूसरी संधि हुई मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ। फिर इसने सेना के 3 केंद्र बनाए, इलाहाबाद, मुंगेर और बांकीपुर। इलाहाबाद, मुंगेर और बांकीपुर। वेंसीटॉट ने, फिर आ गए वेंसीटॉट गवर्नर, बीच में नानी मर गई थी तो ये आ गए थे वेंसीटॉट। इनके कार्यकाल में सिर्फ बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, अंग्रेज जीत गए थे इसमें, और 3, एक अंग्रेज थे, एक तरफ 3 लोगों की सेना थी, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के पूर्व नवाब मीर कासिम। फिर भी ये कुछ नहीं कर पाए, तीनों मिलकर अंग्रेज जीत गए। फिर ये चला गया। फिर आ गया कटिया डाल ने कर्टियर, और कटिया डाल के इसने बंगाल में अकाल ला दिया 1770 में। डेट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस लिख दिया है मैंने। फिर ये वॉरेन हेस्टिंग्स आए, यहाँ डेट याद करने की ज़रूरत है कि ये 2 तरीके से समझे जाते हैं कि बंगाल के ये गवर्नर के तौर पर इन्होंने 1772 से 74 काम किया, और बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पर इन्होंने 74 से लेकर 85 तक काम किया। ये बंगाल के आखिरी गवर्नर थे, जबकि बंगाल के ये पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये मैंने आपको कथा समझाई थी। इनने वो रॉबर्ट क्लाइव ने जो द्वैत शासन शुरू किया था, इनने उसकी तैसी मार दी, खत्म कर दिया, जाओ। ठीक है। फिर ये नंद कुमार पे बेचारे पे फांसी लगवा दी इसे, और इसी मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। फिर कलकत्ता में पहले मदरसे की स्थापना 1781 में की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी विलियम जोन्स ने की थी, लेकिन ये 1784 में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई है? यही वॉरेन हेस्टिंग्स की में। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही ट्रेजरी को, यानी राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया। इसी वॉरेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा शुरू करी थी, जो ठेकेदारी वाली थी, वो हम आपको पुराने वीडियो में समझा चुके हैं। देसी रियासतों के प्रति घेरे की नीति भी इसने अपनाई थी। घेरे की नीति मतलब ये होता है कि जैसे ये देसी रियासत है, इसकी तरफ ऐसा एक बफर जोन बना लो, मतलब यहाँ इनसे अगर संबंध अच्छा रखना है या इनको कंट्रोल में रखना है तो यहाँ पूरा घेर के रख लो इन्हें। यहाँ हमारे सारे अंग्रेजी राज होंगे तो ये निकल के बाहर नहीं जा पाएंगे। ऐसी नीति इनने अपनाई वॉरेन हेस्टिंग्स ने। इसी ने 1775 में फैजाबाद की संधि करी, और किसके साथ करी थी? आसफुद्दौला के साथ। 1-2 चीज़ दोस्तों आपको मैं और बता दूं, समझा दूं, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। जैसे ये जो इसने ये थी ना नंद कुमार पर अभियोग और फांसी, तो ये जब क्या हुआ, यहाँ तो ये खुश हो गया कि हमने नंद कुमार को फांसी दे दी, लेकिन जब ये पूरा कार्यकाल ख़त्म करके इंग्लैंड वापस लौटा तो वहाँ पर इसकी बड़ी बुराई हुई। कुछ लोगों ने इसकी बुराई करी कि इसने किसी ब्राह्मण आदमी को, एकदम निर्दोष आदमी को मार दिया, इसलिए इस पर वहाँ पर मतलब लौट गया जब ये इंग्लैंड, तो एक व्यक्ति हैं, उनका नाम है एडमंड बर्क, या लिख दे रहा हूँ मैं ब्रैकेट में, एडमंड बर्क। ठीक है। इनके द्वारा इस पर दोष लगाए गए वॉरेन हेस्टिंग्स पर कि तुमने बहुत गलत किया, तो एडमंड बर्क द्वारा मुकदमा दायर किया गया था। ठीक है। एडमंड बर्क द्वारा मुकदमा लगाया, किस पर? वॉरेन हेस्टिंग्स पर। क्यों लगाया? क्योंकि इन्होंने किसी निर्दोष व्यक्ति को फांसी दी थी, लेकिन बाइज्जत बरी कर दिए गए थे ये। ठीक है। बाइज्जत बरी किए गए थे। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि इनकी चलती थी भैया, बाइज्जत बरी कर दिए गए, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स बड़ी हस्ती थी। बड़ी हस्ती पर मुकदमा लगाना आसान नहीं होता, लेकिन हमें इतना याद रखना है कि किसने मुकदमा लगा दिया था? एडमंड बर्क ने, जिसमें वॉरेन हेस्टिंग्स को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। ठीक है। 1-2 चीज़ दोस्तों और है, बस उसी के बाद फिर आज का वीडियो इतनी रखते हैं, छोटा छोटा कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी करा दी, जैसे गीता और हितोपदेश, 2 किताबें आपने समझी होंगी, पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। ये 2 किताबें हैं
भगवद गीता और हितोपदेश, इनका अंग्रेजी में अनुवाद भी इसी कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, का अंग्रेजी में अनुवाद भी इसी कार्यकाल में किया गया था। और किसने किया है ये अंग्रेजी में अनुवाद? तो किया है चार्ल्स विल्किंस ने, चार्ल्स विल्किंस ने। ठीक है, बस इतना ही आपको समझना था, वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये इस तरह से 4 अपने गवर्नर कर लिया अपन लोगों ने हंसते मुस्कुराते हुए। ऐसे ही अपन धीरे धीरे आधा घंटे के वीडियो के माध्यम से आपको कोशिश करेंगे समझाने की। और आप देखें ना देखें आपकी इच्छा है, हम करा देते हैं ताकि जिन लोगों को फ़ायदा मिल सके वो ले सकें, बाकी आपकी इच्छा है। ओके, शुक्रिया। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, गाना गाते रहिए। ठीक है, स्माइल में कमी नहीं आनी चाहिए। हम तो धुआं मचाते रहते हैं, आपको ही मचाना है। ठीक है, ओके, शुक्रिया।